हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 365x लर्निंग। मेरा नाम असद मुस्तफ़ा खान है और आज से आपका 11th एंट्रेंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, आपके 11th के एंट्रेंस में अप्रॉक्स 2 महीने या फिर प्लस कुछ दिन रह गए, लेकिन आप उसे 2 महीने ही मान के चलो, क्योंकि ऑब्वियसली हर दिन तो आप पढ़ाई करोगे नहीं या कर नहीं पाओगे। कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा हाँ जिसमें आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, एक दिन आपकी पढ़ाई हो ही नहीं पाई। ठीक, तो हम 2 महीने मान के चलते हैं और 2 महीने अगर हम मान के चलते हैं तो आपके पास ये 9th और 10th का पूरा कोर्स है जो आपको कवर करना है। और आई होप इसमें से आपके चैप्टर्स कुछ पढ़े हुए होंगे, क्योंकि आप समझते हो शायद क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है। और भले ही आपने बाहर कुछ भी देखा हो, हमारे यहाँ पर क्या रहेगा कि मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है और वही उसी के सेम जितने भी सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो उसका एग्जाम में आएंगे, वो हम जब हम शाम में डाउट क्लास आपकी लेंगे। ठीक है, डाउट क्लास के आपको टाइमिंग पता चल जाएगी आपके ग्रुप पे। जो बच्चे हमसे एनरोल्ड हैं वो ऑब्वियसली वही एक्सेस कर सकते हैं डाउट क्लास को, और जिन्हें मतलब ये डाउट क्लास चाहिए, क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, हर चीज टेस्ट चाहिए उन्हें, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। आई होप आपने थोड़ा बहुत तो ये चैप्टर पढ़ रखा होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पहला चैप्टर लिया है। अच्छा, इसमें हर एक बारी डिटेल में नहीं, मतलब अगर मैं जाने की कोशिश करूंगा, अगर कहीं पर कुछ मिस होता है मुझसे तो वो चीज़ हम डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, मैं फिर से एक बार आपसे ये चीज़ कहता हूँ, क्रैश कोर्स का मतलब होता है एक ओवरव्यू आपको देना। लेकिन मैं यहाँ फिर भी आपको जितना डिटेल में जा सकता हूँ चैप्टर के, उतना डिटेल में जाऊँगा। ठीक है, और जब भी आप ये पढ़ लो पूरा इस चैप्टर को, तो अपने क्वेश्चंस वगैरह लिख के रखना। जो भी आप बुक लेके आए हो, एंट्रेंस एग्जाम में पीवाईक्यूज हैं आपके पास या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी है आपके पास, वो आप अपने साथ लेके बैठना, ताकि आप मेरे साथ वो डाउट क्लास में सॉल्व कर पाओ। ठीक है, आज के आज ही आपका ये चैप्टर क्वेश्चंस के साथ खत्म हो जाना चाहिए। आगे का क्या शेड्यूल रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, वो हम डिस्कस कर लेंगे सब बात करके। लेकिन अभी के लिए जो आपको पर डे के हिसाब से जो काम मिल रहा है, जो पर आप एक दिन में आपको अगर ये पढ़ना है आज, इसे क्वेश्चंस करने, तो यहाँ फोकस करिए। आगे आने वाले 10 दिनों में क्या होगा उसका कोई मतलब नहीं है। जो आज आपको करना है सिर्फ आप उसी चीज पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए ये वाला चैप्टर हम आपका शुरू करते हैं। ओके, इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये आपको पता है फंडामेंटल का मतलब क्या हो गया, कि जैसे कि एक घर है, घर में सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, सबसे छोटी यूनिट क्या है घर में, एक ईंट होती है, राइट, बिग ब्रिक होती है। वैसे या किसी भी चीज में आप देखोगे, किसी भी मैटर में आप देखोगे, तो मैटर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या होती है सबसे छोटी यूनिट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उन्हीं एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर हमारा कोई भी मतलब एक मैटर, चाहे वो बड़ा साइज का हो, चाहे वो छोटे साइज का हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। इस वजह से कि हम क्या, अगर हमें कहना है कि एक फंडामेंटल यूनिट जो कि किसी चीज को बना रही है, बिल्डअप कर रही है, उस छोटी यूनिट्स, बहुत सारी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ यूनिट से मिलकर अगर कोई मैटर बन रहा है, तो वो क्या हो गए, वो हमारी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर्स ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग देम। ठीक है, अब अलग अलग मतलब आपके इतने सारे तो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि अभी इस टाइम पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, 100 प्लस है, ये हम सबको मालूम है, लेकिन 100 प्लस में एग्जैक्ट वो चीज कितनी है वो आप मुझे वहां पर लिख के बताओ। ठीक है, अब इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट तरह के एलिमेंट से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजें बनती हैं। तो अगर वो अलग अलग चीजें बन रही हैं तो ऑब्वियसली बात है, मतलब जो भी एलिमेंट है उसी के एटम्स ही होंगे उसमें। ठीक है, आयरन है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, आयरन के एटम्स होंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हम एटम्स हमें अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स आपके अभी प्रेजेंट हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ठीक है, अच्छा, जो भी क्वेश्चन आप अभी कर रहा हूँ तो उनके आंसर निकाल के बैठना है। ऐसा ना हो कि मैं आपको डाउट क्लास में वही सेम क्वेश्चन अगर रिपीट कर रहा हूँ तो आपके पास में जवाब आए ना वहां पर। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। देखो, आप बिल्कुल सीरियस हो जाओ, 2 महीने के लिए बिल्कुल एकदम लेजर फोकस, मतलब ना रखो फोकस, क्योंकि अगर आप सीरियस हो जाओगे उसमें, अच्छे सीरियस हो जाओगे, तो आपके लिए बेनिफिट हो, मतलब आपके लिए बेनिफिट होगा वो। तो मैं तो मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, क्या आप तैयार हो मेहनत करने के लिए? चलिए आगे देखते हैं। What makes the atom of one element different from other element? Are atoms really indivisible? क्या एटम सच में टूट नहीं सकते क्या? ठीक है, अब आगे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि हाँ, एटम को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एटम इंडिविजिबल होता है। एटम्स को फर्दर आप किस में ब्रेक कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन का प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन का प्रेजेंट होता है, इसे हम आगे देख लेंगे। ठीक है,
प्रपोज बाय डाल्टन। डाल्टन ने क्या दिया था, डाल्टन वाला चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखो। डाल्टन ने क्या दिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। सबसे पहले अगर किसी ने एटॉमिक थ्योरी दी थी कि एटम्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, तो वो किसने दिया था, वो डाल्टन ने दी थी। तो वेरी फर्स्ट टाइम जिसने एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी थी वो कौन थे हमारे, वो डाल्टन थे। तो सबसे पहला अगर मैं पॉइंट आपसे कहूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो वो चीज ये डाल्टन रही। मैं यहाँ पर हर चीज आपको मार्क कर चलूंगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और हम देखेंगे क्या ये जो हम मार्क कर रहे हैं क्या इस पे क्वेश्चन सच में आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, तो वो सब चीज हम आगे जाके मतलब जो हम शाम में जब डाउट क्लास देखेंगे, उन डाउट क्लास में वो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम वो चीज देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी शैल फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में हम आंसर देखेंगे और वेरियस मॉडल्स के एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से। एटॉमिक मॉडल्स जैसे कि क्या हो गए कि जो स्ट्रक्चर था एटॉमिक मॉडल का, आपने बता तो दिया कि हाँ एटम ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन उनका एक्चुअली में स्ट्रक्चर क्या है वो चीज हम आगे वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अ मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी वाज टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ। अब मेजर चैलेंज क्यों था, अब मेरा चैलेंज वो सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। ठीक है, वो रेस्ट्रिक्टेड थे, उनके पास इतनी अच्छी या फिर इतनी एडवांस रिसोर्सेज नहीं थी कि इसका यूज करके वो एटम को एक डिटेल स्ट्रक्चर देख पाए। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से वो देख रहे थे। ठीक है, उनके पास अच्छे माइक्रोस्कोप भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई वैसे वैसे साइंटिस्ट को आसानी होती गई एक एटम का स्ट्रक्चर जानने के लिए। इस वजह जितनी पहले पहले जो चीजें थी वो सब आपकी थ्योरीज थी कि एटम ऐसा हो सकता है, पॉजिटिव अगर नेगेटिव चार्ज अगर एटम में प्रेजेंट है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे और नेगेटिव चार्ज ऐसे हो सकता है, बस हो सकता है था। ठीक है, थ्योरी सी उनके पोस्टुलेट्स थे वो, उस पर कोई भी आपके फैक्ट्स ड्रिवन नहीं थे। अब क्यों नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे कि वो डिटेल में उसका एटम का स्ट्रक्चर देख पाए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। One of the first indication that atoms are not indivisible comes from the studying of static electricity and the condition। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो ऑफ चार्ज होता है। चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स के, अच्छा मुझे आप एक चीज और मुझे लिख के बताओ। सेकंड, पहले मैंने आपसे पूछा था कि कितने एलिमेंट्स है, सेकंड मुझे आप ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन में जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की तरफ होता है या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट होता है उसका डायरेक्शन, ये मुझे आप लिख के बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर तक अभी हमने देखा, यहाँ पर हमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, और बस खास क्या था वहां पर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, सबसे पहली बार थ्योरी दी थी तो डाल्टन ही थे। ठीक है, तो उनका नाम आया है और वही चीज यहाँ से क्वेश्चंस के फॉर्म में बन सकती है और कोई चीज यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं बन रही। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की यहाँ पर अब बात करने वाले हैं। ठीक, ठीक है, वी कैन कंक्लूड ऑन दैट रब करने पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये चार्ज कहाँ से आता है। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अगर एटम इंडिविजिबल होता, अगर एटम को आप और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाते, तब जब अगर किसी चीज को चार्ज कर रहे हो, उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसे अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, तो वो चीज वहां पर नहीं हो पाती। इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्शन तो नहीं बताऊंगा मैं वो करंट का, क्योंकि वो मुझे आपको लिख के बताना है। राइट, तो यहां पर चीज है ना कि एटम इंडिविजिबल है या नहीं, तो एटम इंडिविजिबल नहीं है, सॉरी है। ठीक है, सॉरी, एटम डिविजिबल है। अब एटम डिविजिबल है तो किन तीन चीजों में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। अब आपको कैसे पता चला कि अगर आप बिना एक्सपेरिमेंट्स करे भी आप देखोगे कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो आप क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उनके बीच में। राइट, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट किया तो वो क्या है उनके बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनके बीच में। ठीक, और आप देखते हो कि आपने इलेक्ट्रिक करंट भी देखा है, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है उसमें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वहां पर ऐसे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और चार्जेस आपके क्या है, एटम से भी छोटे हैं, एटम से भी छोटे हैं, अगर एटम आपका इंडिविजिबल होता, अगर एटम आपका ऐसा होता कि वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो ऐसे चार्जेस भी आपको देखने को ना मिल रहे होते। राइट, तो इस कंडीशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि एटम डिविजिबल होता है और एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो कि ये सारा जो हमारी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिल रही है कि रबिंग करा तो चार्ज आ गया और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो वो सब चीज क्यों हो रही है, क्योंकि एटम डिविजिबल है। ठीक है, ये आप ध्यान रखो। Many scientists contributed in revealing the presence of charged particles। ठीक है, कई सारे साइंटिस्ट ने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करे, अब कुछ एक्सपेरिमेंट हम आगे देख लेंगे इसमें। ठीक है, it was known by 1900 that atom was indivisible particle but contain at least one subatomic particle। ठीक है, जब
स्टार्टिंग हुई ना कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले तो ये माना था कि एटम इंडिविजिबल, लेकिन वो जो चीज थी वो खत्म हो गई। फिर क्या मानना हुआ कि एटम डिविजिबल है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही क्या है, आपका एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, अच्छा एटम के अंदर तीनों पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखना, मैं लिखूं क्या है यहाँ पर। ठीक, तो एटम के अंदर तीनों पार्टिकल्स होते हैं, हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसे याद कर लेना अच्छे से, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कर लो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन अभी आपके एटम्स के अंदर होते हैं, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स इन्हें हम कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन है। तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, हमारा जे थॉमसन ने। किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने, सिर्फ इतना याद रखो, और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे, even before the electron was discovered, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge, called them canal rays. These rays were positively charged radiations which ultimately led to the discovery of subatomic particle. ठीक है, this subatomic particle equal in magnitude but opposite in sign to that of an electron. It was mass of electron, then 2000 times इलेक्ट्रॉन के उसे प्रोटॉन कहा गया। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को आप ई ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो प्रोटॉन को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जो मास था प्रोटॉन का चेक 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी बात यहाँ पर कह दी। ठीक है, आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर यह है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन। ई गोल्डस्टीन ने आपका क्या डिस्कवर किया था, क्या डिस्कवर किया था आपके गोल्डस्टीन ने। यहाँ पर प्रोटॉन का आपको नाम दिया हुआ है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपने कैनाल रेस। कैनाल रेस याद आया आपको कुछ, कि वो डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब है एक, मैं क्या बना के दिखा दूं आपको, यहाँ पर दिया हुआ है क्या आपको। चलो यहाँ पर बात नहीं हो रही, जिस चैप्टर में बात हो रही होगी हम उसी चैप्टर में बात कर लेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या था उसमें, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसके अंदर गैस प्रेजेंट थी, और उस गैस में उन्होंने क्या करवाया था, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी। इलेक्ट्रिसिटी क्या करवाई थी, पास करवाई थी। तो दो चीज थी उसमें, एक एनोड थी और एक क्या थी, कैथोड। कैथोड आपकी कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज, और एनोड कैसी होती है आपकी, पॉजिटिवली चार्ज। इसी वजह से एनायंस कैसे होते हैं आपके, एनायंस कैसे होते हैं, अगर एनोड आपकी पॉजिटिवली चार्ज है तो एनायंस कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। और आपके कैथोड अगर नेगेटिवली चार्ज है तो आपके कैटायंस कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, मैं ये बात लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सब कई बच्चों के ऊपर से ये बात निकल गई होगी कि एनोड कैसा होता है और वो सब चीजें कैसी होती हैं। सिंपल एक समझने की कोशिश करना, रटना मत इस चीज को कि एनोड क्या है और कैटायंस क्या है, एनायंस क्या है, वो सब कुछ नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनोड एनायंस की। ठीक है, एनायंस कैसे होते हैं आपके, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, अगर आप बात करो कैटायंस की, कैटायंस कैसे होते हैं आपके, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, एनायंस कैसे होते हैं आपके, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैटायंस कैसे होते हैं आपके, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अगर आपके ये चार्जेस हैं तो चार्जेस आपको पता है क्या होते हैं, कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अगर अनायंस अगर कहीं पर जाके अट्रैक्ट होंगे तो वो चीज कैसी होगी, अनायंस खुद कैसे हैं, नेगेटिव, तो कहाँ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ये आपको अनायंस कहाँ देखने को मिलते हैं, एनोड पे देखने को मिलते हैं। कैटायंस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, कैथोड पे देखने को मिलते हैं। ठीक, कहाँ देखने को मिलते हैं, कैथोड पे देखने को मिलते हैं। अनायंस अगर नेगेटिव हैं और आपको एनोड पे देखने को मिल रहे हैं तो एनोड ने उन्हें अट्रैक्ट किया होगा अपनी तरफ, राइट, एनोड ने उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा। तो अगर एनोड एनायंस को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर पा रही है तो एनोड हमारी कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। ठीक, और अगर कैटायंस कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और वो हमें कैथोड पे मिलते हैं, राइट, वो हमें कहाँ मिलते हैं, कैथोड पे मिलते हैं। तो अगर ये कैटायंस मतलब ये कैथोड जो है कैटायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है और हमारे कैटायंस हमारे कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो हमारी कैथोड कैसी होगी, वो हमारी नेगेटिवली चार्ज होगी। कैसी होगी, वो हमारी नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक, एक सेकंड में सही से लिख देता हूँ उसे, हाँ, तो हमारी ये कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक, तो अप्रोच आप ये रखो, आप याद करते होगे ना पीसी, पॉजिटिव कैटायन और ये और वो, तो वो सब छोड़ दो, वो सब क्या है, वो सब छोड़ दो। आप ध्यान रखो कि आपके एनायंस कैसे नेगेटिवली चार्ज हैं, कैटायंस आपके पॉजिटिवली चार्ज हैं। एनायंस कहाँ मिलते हैं, एनोड पे मिलते हैं। अब एनोड अगर एनायंस को अट्रैक्ट कर पा रहा है तो आपका एनोड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैटायंस आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और
कहाँ मिलते हैं वो आपको कैथोड में मिलते हैं। अगर कैथोड आपके कैटायंस को अट्रैक्ट कर पा रहा है, अगर कैथोड आपके कैटायंस को अट्रैक्ट कर पा रहा है तो वो कैसे मतलब कैसा होगा कैथोड, फिर वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, आई थिंक आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ई गोस्टिन थे, उन्होंने जब एक डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस भरी और उसमें उन्होंने गैसेस को क्या कराया उन्होंने, अच्छा अच्छा गैसेस की यहाँ पर एक कंडीशन थी, एक प्रेशर की कंडीशन थी और एक वहां पर आपके किसी मतलब हाँ एक वोल्टेज की कंडीशन थी और एक प्रेशर की कंडीशन थी। वो दोनों कंडीशंस क्या थी, वो दोनों कंडीशंस क्या थी मुझे आप लिख के बताओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल होगा कि हाई या लो प्रेशर है, हाई या लो वोल्टेज है, तो हाई या लो प्रेशर था या हाई या लो वोल्टेज थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। ठीक है, तो ये तीसरी चीज मैं ऐसे लिखने को कह रहा हूँ, आप इंटरेक्टिव रहो, आप कमेंट सेक्शन, अगर मैं कह रहा हूँ लिख के बताओ तो आप लिख के बताओ। देखो अपने आप को आपको टेस्ट करना है, ये 2 महीने आपके पास, सही होगा गलत होगा ये सब छोड़ दो, लेकिन आप मुझसे अगर कहोगे फिर मैं आपको बताऊंगा नहीं ये नहीं ये ऐसा है, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, भूलोगे नहीं। ठीक है, ऐसा होगा कि जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा मत बिल्कुल लोड मत लो कि अगर 2 महीने अब क्या होगा क्या नहीं होगा क्या हो सकता है, नहीं, क्वेश्चंस कर रहे हो तो बिल्कुल फोकस के साथ करो। यही क्वेश्चन आपको सामने उठ के एग्जाम में मिल जाएंगे, अगर ऐसे ही नहीं मिलेंगे तो उससे कुछ मिलते जुलते मिल जाएंगे जिन्हें आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज का टास्क आज ही खत्म करो, कोई अपनी बैकलॉग क्रिएट मत करो, तो आपका 2 महीने में ये चीज आसानी से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक मैं क्या बताया था आपको, क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, ई गोस्टिन ने क्या डिस्कवर कर दिया था अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, प्रोटॉन डिस्कवर किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था वो एक्सप्लेन करने में अभी नहीं, जब वो जहां भी वो आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर डाउट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें क्या था, डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में गैसेस भर दी, वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो आपका क्या हुआ, कहाँ से कहाँ फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, राइट। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिला था, वहां पर हमें ये देखने को मिला था कि यहाँ पर कैथोड थी, ठीक है, अब कैनाल रेस थी वहां पर, ठीक है, या फिर कैथोड रेस कह दो, कैनाल रेस कह दो, तो वहां से कैथोड की सॉरी एनोड की तरफ से निकलकर कैथोड की तरफ कुछ रेस जा रही थी, एनोड से कैथोड की तरफ कुछ रेस जा रही थी। अब अगर कुछ नेगेटिव की चार्ज ली, कुछ मतलब नेगेटिव की तरफ अगर रेस जा रही है या फिर नेगेटिव कुछ चीज जा रही है नेगेटिव तरफ, तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव क्या था, हमारा प्रोटॉन था। ठीक है, तो ये उनका कुछ मतलब शॉर्ट बता दिया आपने क्या उनका एक्सपेरिमेंट था। डिटेल में अगर आपको जानना है तो हम लोग डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या फिर जिस चैप्टर में प्रेजेंट है उस चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, यहाँ अभी हमें जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन, ई गोस्टिन ने क्या डिस्कवर किया था, आपका प्रोटॉन आप लिख लो उसमें। ठीक है, ई गोस्टिन का क्या आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा। यहाँ से यही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कैनाल रेज, चार्ज रेज, ये वो रे, इस चैप्टर से नहीं, इस चैप्टर जो मैं आपको अब लिखवा रहा हूँ बता रहा हूँ, सिर्फ यही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बच्चे ध्यान रखो कि कैनाल रेज थी ये, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लो। ठीक है, डिस्कवरी आप ध्यान रख लो कौन से पार्टिकल की हुई थी, आपके प्रोटॉन की हुई थी। किसकी हुई थी, प्रोटॉन की हुई थी। कहाँ लिखा हुआ है प्रोटॉन यहाँ पे, अरे कहाँ, हाँ ये, ठीक है, डिस्कवरी हुई थी, प्रोटॉन की हुई थी, और उन्हें हमने क्या कहा था, कैनाल रेज। तो कैनाल रेज से हमें कैसी डिस्कवरी हो रही है, प्रोटॉन डिस्कवरी हो रही है। यही आपका क्वेश्चन है, इसे आप चाहो तो लिख लो, चाहो तो ना लिखो, चाहे जो करना है करो, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखो। ठीक है, अच्छा, और डिफरेंसेस क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, कि हमने जो प्रोटॉन आया था, क्योंकि वो एक प्रोटॉन एक काफी बड़ा होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन से थोड़ा बड़ा होता है प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के अंदर वो प्रेजेंट है, और उसका जो मास होता है वो 200 टाइम्स, वो सॉरी 2000 टाइम्स आपका ज्यादा होता है। एक ये भी चीज आप क्वेश्चन के फॉर्म में मिल सकती है आपको, कि प्रोटॉन का मास कितने टाइम्स बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, तो वो 2000 टाइम्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसी वजह से जो हम अपने प्रोटॉन का मास मानते हैं वो मानते हैं 1 यूनिट, और इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कम हो जाता है वो। आप देख रहे हो 2000 टाइम्स है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका मास भी करना चाहिए नहीं, लेकिन 2000 टाइम्स है वो। समझ रहे हो तो कितनी बड़ी वो क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रॉन कितनी छोटी मतलब कितना कम मास होगा। तो इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल समझते हैं। प्रोटॉन का मास हमने क्या ले लिया, +1, और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल। लेकिन अगर हम चार्जेस की बात करें तो प्रोटॉन पे क्या होगा, +1, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, -1 का चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होगा और प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक, यहीं से जो मैं आपको बता दें क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। It seemed that an atom was composed of protons and neutrons, ठीक, protons and electrons, mutually balancing their charges, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब बाद में जब स्ट्रक्चर की बात आई ना, तो वहां पर हम देखने को मिला कि सिर्फ प्रोटॉन के अगर हम मास मान लें, ठीक है, हमें अगर ये मान लें कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है,
और सिर्फ प्रोटॉन का ही मास लें तो वो मास कम बैठ रहा था काफी, वो मास क्या होता है एक एटम के मास से बहुत कम बैठ रहा था। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर एक और फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास भी प्रोटॉन के जैसा है या फिर उसके प्रोटॉन के मास से कंपेरेबल है। तब हमें पता चला कि वहां पर एक तीसरा और पार्टिकल है जिसे हमें पढ़ना है और अपने स्ट्रक्चर में डिनोट करना है, ठीक। क्योंकि अगर सिर्फ प्रोटॉन होता तो सिर्फ प्रोटॉन के मास से एटम का मास बनता, लेकिन क्योंकि एटम का मास उतना नहीं हो पा रहा था, हमेशा वो उस प्रोटॉन के सब प्रोटॉन के मास से ज्यादा बैठ रहा था। इस वजह से हमें क्या पता चला कि एक वहां पर एक और फंडामेंटल पार्टिकल है जिसकी जो कि वहां पर न्यूट्रल चार्ज है, क्योंकि वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि अगर जो भी वो चार्ज होता, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो मिल जाता पहले, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ना, तो रिएक्ट कौन करेगा, जो पॉजिटिव या नेगेटिव है, चार्जेस रिएक्ट करेंगे। लेकिन वो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो क्या है, न्यूट्रली चार्ज होता है वो, ठीक है। वो न्यूट्रल होता है तो कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है उसके पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में है क्या, बहुत इजी है। यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप स्किम करके पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्किमिंग कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात हो रही है, किस किसने दिया था हमें ये देखना है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने थ्योरी में क्या कहा था कि एटम इंडिविजिबल है और इंडेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। डाल्टन के तो एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट क्या था कि वो एटम आपका क्या है, इंडिविजिबल है और क्या है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, यानी वो और पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन जब बाद में एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो एक्सपेरिमेंट्स करके हमें क्या पता चला कि वहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात मैं कर रहा हूँ। तो जब हमें ये दोनों पार्टिकल्स पता चले तो हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का ये वाला पॉइंट क्या हो गया, एक गलत प्रूफ हुआ, और वहां पर यह हुआ कि नहीं, एटम डिविजिबल होता है, एटम को आप और फर्दर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है। It was then considered necessary to know that how electrons and protons are arranged within an atom. For explaining this, many scientists proposed, ठीक है, अलग साइंटिस्ट ने दिया, सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया था, और उन्होंने क्या एटॉमिक मॉडल दिया था ये हम देखते हैं, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन में पढ़ने की घुसने की जरूरत नहीं है, अगर आप सच में अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैं आपको उसमें 2-3 क्लास में चैप्टर आपको पढ़ा था और बिल्कुल डिटेल में बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा था। लेकिन क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो हम क्रैश कोर्स की तरह ही पढ़ेंगे, स्किम करते हुए पढ़ेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन को जहां जहां से आ सकता है वो चीज हम देखते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। अब थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था, थॉमसन ने मॉडल दिया था, डायरेक्ट मॉडल पे आते हैं, ठीक है, बिल्कुल टाइम बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो का मॉडल ये था कि एक ये सर्किल है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है चारों तरफ, ये पॉजिटिव स्फीयर है, और ये पॉजिटिव स्फीयर आपका कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये जो आपका एक स्फीयर है, ठीक है, क्या है, ये स्फीयर है, और ये क्या है आपका, पॉजिटिवली चार्ज है। और इसी पॉजिटिवली चार्ज ईयर में आपके क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि आपने वो देखा है वाटरमेलन। अच्छा, इसके नाम जो है, ये वाले मॉडल के नाम काफी इंपॉर्टेंट है, वो कभी कभी पूछे जाते हैं। वाटरमेलन कह सकते हो, आप प्लम पुडिंग मॉडल कह सकते हो, क्रिसमस पुडिंग मॉडल कह सकते हो, ठीक है। तो ये सब इसके कुछ नाम है, मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर लिखे हुए होंगे, ठीक है। हाँ, क्रिसमस पुडिंग कह सकते हो, प्लम पुडिंग कह सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर एक और नाम हो गया, या फिर आप उसे वाटरमेलन की तरह कह सकते हो। तो ये सब आपका क्या है, इसमें आपकी एनालॉजी आपको दी हुई है। जैसे वाटरमेलन होता है तो पूरा वाटरमेलन को हमने पॉजिटिवली चार्ज मान लिया, और जो सीड्स प्रेजेंट हैं वाटरमेलन के, वो क्या हो गए आपके, वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो आपके क्या हो गए, वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो थॉमसन ने कहा कि आपका जो एटम है वो एक स्फीयर है, और वो पूरा का स्फीयर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, क्या है, एम्बेडेड है। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि यहाँ घूम रहे हैं वहां घूमने, कुछ नहीं, उन्होंने कहा पॉजिटिव स्फीयर है और उस पे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एम्बेडेड हैं, क्या हैं, उस पे आपके इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। जैसे वाटरमेलन में होता है, आप देखते हो ना, उसके सीड्स उसके ऊपर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो वो चीज एक आ गई। अब किसमें पुडिंग की हम बात करते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ऊपर से लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो जैसे ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, वो जैसे वाटरमेलन में सीड्स लगे हुए होते हैं, उन्होंने वही ऐसी एनालॉजी से अपने इस मॉडल को क्या किया, कंपेयर किया। लेकिन हमें पता है ये मॉडल आगे जाके क्या हो गया, मॉडल आगे जाके फेलियर, मतलब ड्रॉबैक्स है इस मॉडल के। आप ये नहीं कहो कोई इंसान फेल हो गया, क्योंकि सबसे पहले अगर वो इतनी सालों पहले अगर आपको मॉडल भी दे रहे हैं ना कि ये ऐसे ऐसे ये प्रेजेंट है, तो उस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है उस चीज में, क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी थी नहीं ना। उन्होंने यहाँ पर खुद से रिसर्च करी होगी, पढ़ा होगा, जो भी चीज उन्होंने करी होगी, तब जाके वो यहाँ पर आए। इनसे पहले तो कोई नहीं था। तब से हम फेलियर कंसिडर नहीं करेंगे, हम करेंगे इनके यहाँ पर ड्रॉबैक्स, ठीक है। क्या थे उनके, हम ड्रॉबैक्स, उससे आपको फेलियर सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। थॉमसन ने क्या दिया था, पॉजिटिव स्फीयर है और उस पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है। लेकिन ये इनका ये मॉडल के दो ड्रॉबैक्स थे। अब वो ड्रॉबैक्स क्या थे हम वो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, थॉमसन ने क्या कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज, ये आप देख लो, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पर एम्बेडेड है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड में, सो द एटम इज इलेक्ट्रिक। उन्होंने क्या कहा था, क्या न्यूट्रल गैस है,
जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है उतने ही इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड हैं वो उसे बैलेंस आउट कर रहे हैं चार्जेस को। क्या कर रहे हैं वो? बैलेंस आउट चार्ज को कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपका जो मॉडल था, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली मतलब ये कहते हैं कि बैलेंस कर रहे हैं कि वो पूरा इसके अगर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के जो वो हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया वो, कि जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हो गया न्यूट्रल, और यही आपका फिर क्या होगा, एटम का मॉडल होगा। मैंने ये कहा, लेकिन ऐसा क्या हुआ, नहीं हुआ। इस चीज से आप इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी या फिर इलेक्ट्रॉन का आप मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना या फिर उसकी सॉरी इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, एटम का इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना या फिर एटम की स्टेबिलिटी को ये नहीं बता पाए, एटम की स्टेबिलिटी को ये नहीं बता पाए, तो ये इनका ड्रॉबैक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ड्रॉबैक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज ड्रॉबैक है, ये चीज आप ध्यान रखना। इन्होंने ये दो चीजें ध्यान रखनी है कि इन्होंने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, ये कुछ इसके नाम ध्यान रखने, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और ड्रॉबैक क्या था, कि ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने जो कहा था ना न्यूट्रल की बात, कि स्टेबल है, न्यूट्रल है, तो वो चीज वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव नहीं कर पाए थे। जब और साइंटिस्ट ने ये चीज टेस्ट करी तब वहां से भी ये चीज प्रूव नहीं हुई। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। फिर आता है आपका रदरफोर्ड का मॉडल। इनका मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर किसी स्ट्रक्चर पैटर्न से क्वेश्चन आ सकता है तो वो मैक्सिमम परसेंटेज चांसेस हैं कि आपके वो इसी मॉडल से आए। ठीक है, कहीं से क्वेश्चन आएगा तो मतलब अगर स्ट्रक्चर पैटर्न से उन्हें क्वेश्चन देना है, उन्होंने देना है कि एटॉमिक मॉडल से हम आपको क्वेश्चन दें, तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं, या फिर 95% चांसेस हैं कि आपको वो यहाँ से क्वेश्चन दें इस मॉडल से। ठीक है, तो बहुत एकदम फिर से फोकस हो जाएगा। अगर फोकस कहीं भटक गया ना यहाँ पर, अगर आपका कहीं पढ़ते हुए वीडियो में, तो आप फिर से अपना फोकस वापस लाइए, उस मॉडल को बहुत ज्यादा ध्यान से हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था इस एक्सपेरिमेंट में, कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स थे वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, अब थिन कितनी थिन, इतनी थिन जितना हम सोच भी नहीं सकते, अबाउट 1000 एटम्स थिक, ओनली 1000 एटम्स थिक। ठीक है, और अगर आप बात करते हो अल्फा पार्टिकल्स की, तो अल्फा पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जान लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, हीलियम +2। ठीक है, हीलियम +2। तो अल्फा पार्टिकल्स आपके क्या हो गए, हीलियम जो कि डबल मतलब पॉजिटिवली चार्ज है 2 बार। ठीक है, हीलियम +2 लिखा हुआ है वहां पर, यानी उसके अंदर से 2 एटम्स ने सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए। हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हैं, तो वो हमारा क्या बन गया है, अल्फा पार्टिकल बन गया है। तो ये इसी मतलब हीलियम +2 को ही हम कहते हैं, या फिर अगर देखो हीलियम 2+ लिखा है या फिर हीलियम +2 लिखा हुआ, बात एक ही है। आप समझो ये क्या है, आपका अल्फा पार्टिकल है, और यही इसी अल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्डमेंट की गई थी। ठीक है, गोल्ड फॉइल हमने कैसे ली थी, बहुत ज्यादा थिन ली थी। अब क्यों ली थी हम आगे डिस्कस कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नीचे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स में आते हैं। उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों लिए थे, क्योंकि गोल्ड फॉइल बहुत मतलब बहुत पतली हो सकती है, अबाउट 1000 एटम्स थिक। जैसे एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। अब उन्हें कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे कि थोड़ी बहुत ज्यादा पतली हो, क्योंकि अगर वो हीलियम के अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो अगर वो चीज कोई मोटी है तो वो आएंगे, टकराएंगे, वापस चले जाएंगे, फिर टकराएंगे, वापस चले जाएंगे। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो उनके गो थ्रू कर जाए। हो सकता है 10 लाख में से कोई एक गो थ्रू करे, लेकिन बाकी सारे परसेंटेज वापस चले जाएगी, तो उससे आप पता नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो आपको कोई इतनी पतली चीज चाहिए, आपको कोई इतनी पतली चीज चाहिए जो कि आपकी क्या हो, जो कि आपकी क्या हो, ठीक है, इतनी पतली कि उसमें गो थ्रू कोई भी चीज आसानी से कर जाए। ठीक, अब यहाँ पर जो है क्या लिया हमने, गोल्ड फॉइल लिया। यहाँ पर क्या लिया, गोल्ड फॉइल लिए। तो गोल्ड फॉइल क्यों लिया, ठीक है, पता चल गया ना रीजन। आप मतलब मेरे ख्याल से डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हो ना। पतली चाहिए, सबसे ज्यादा पतली चाहिए, तो क्या चाहिए, मैं गोल्ड फॉइल हमने ले ली। तो गोल्ड क्या है आपका, गोल्ड की मेलिएबिलिटी जो होती है सबसे ज्यादा हाई होती है। गोल्ड की मेलिएबिलिटी, गोल्ड की मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन लिख के बताओगे आप। ठीक है, अब हर बात तो मैं आपको भी टेस्ट करूंगा ना मैं, अगर आप मुझे टेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको भी टेस्ट करूंगा फिर। ठीक, तो गोल्ड की मेलिएबिलिटी यानी मेलिएबिलिटी क्या होता है, तो बता ही देता हूँ, क्योंकि फिर मैं अपनी पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसे शीट्स में बीट कर पा रहे हो, किसी भी मेटल को आप शीट्स में बीट कर पा रहे हो, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। और गोल्ड की मेलिएबिलिटी और गोल्ड की डक्टिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है दूसरे एलिमेंट से, बहुत ज्यादा हाई होती है दूसरे एलिमेंट से। इस वजह से उन्होंने क्या लिया, गोल्ड की फॉइल उन्होंने ली। और फॉइल वो कितनी थी, अबाउट 1000 एटम्स थिक। यानी अगर आप मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि अगर आप देख रहे हो, मान लेते हैं कि ये है, ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल पेपर है। तो अगर पेपर की अगर बात करोगे ना, तो ये चीज भी 1000 एटम थिक से ज्यादा है।
ये चीज ज्यादा है 1000 एटम थिक से, ठीक है। तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ कि अबाउट 1000 एटम्स थिक होने का क्या मतलब होता है, ठीक। तो गोल्ड फॉइल क्यों ली थी हमें पता चल गया, ठीक है। उन्होंने बहुत ज्यादा पतली ली थी। फिर उसके बाद क्या था, अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने बताया आपको हीलियम +2 के आयंस होते हैं वो, ठीक है, जिनका मास 4 यूनिट होता है। मास की कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पर है नहीं। और उन्होंने वो लिए थे क्योंकि वो काफी ज्यादा क्या थे, उनमें काफी उनके पास क्या थी, एनर्जी थी काफी उनके पास, मतलब हाई एनर्जेटिक हैं, क्योंकि उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, काफी हल्के हो गए वो, और डबल पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज उनके पास काफी ज्यादा है, तो वो और ज्यादा उनके पास एनर्जी आ गई है, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बस क्या है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम +2 के आयंस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, expected that alpha particles would deflected by subatomic particles in the gold atoms. Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflections. ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि अल्फा पार्टिकल, एक आपका जो अल्फा पार्टिकल या फिर हीलियम +2 का जो आयन है वो ऑब्वियसली ही 100% आपका प्रोटॉन से बड़ा साइज का होता है। तो उन्हें लगा कि अगर ऐसा कुछ है कि प्रोटॉन्स आपके पूरे एटम में फैले हुए, प्रोटॉन्स आपके पूरे एटम में फैले हुए हैं, तो जो हीलियम +2 के आपके पार्टिकल्स आ रहे हैं ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है ना, ये कोई हल्का आदमी है, ये कोई भारी आदमी है, तो ये जो हल्का आदमी चाहे कितनी भी तेज भागता हुआ आ जाए, लेकिन उस यहाँ से टकरा के, सॉरी ये भारी आदमी है जो आपका आ रहा है तेजी से या हल्के से, या मान लो यहाँ पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, या आप 50 किलो खड़े हुए हो, यहाँ से कोई 100 किलो का आदमी भागता हुआ आ रहा है, तो ये 100 किलो का आदमी जो यहाँ से भागता हुआ आ रहा है और यहाँ से यहाँ पर आप हो और आपने पूरी जान भी लगा दी ना, तो थोड़ा बहुत ही डिफ्लेक्ट कर पाओगे उस 100 किलो के आदमी को, राइट। लेकिन आपने क्या देखा, जब वो 100 किलो का आदमी आपके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर आई और आपने उस 100 किलो आदमी को उठा के दूर फेंका, यानी बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिला। वो चीज क्या होगी, वो एक्सपेक्टेड नहीं होगी। ऑब्वियसली ना, आप 50 किलो के, वो 100 किलो का है, तो वो चीज क्या होगी, एक्सपेक्टेड नहीं होगी। तो इस तरह से जो हमारा प्रोटॉन्स होते हैं, उनका साइज काफी छोटा है, हीलियम +2 का साइज काफी बड़ा है, उनके पास एनर्जी भी ज्यादा है, ठीक है, उनके पास मास भी ज्यादा है। प्रोटॉन के पास मास कितना है, 1 यूनिट, हीलियम +2 के पास मास कितना है, 4 यूनिट। तो जब ये आ रहे हैं हीलियम +2 के या फिर अल्फा पार्टिकल्स जो आपके आ रहे हैं ना, यहाँ पर जो टकराएंगे आगे गोल्ड फॉइल से, गोल्ड फॉइल में प्रोटॉन्स में मान लीजिए यहाँ प्रोटॉन्स हैं, तो जब आपके आ रहे हैं ना यहाँ से हीलियम के पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स, तो वो ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे ऐसा सोचा गया, क्योंकि उनके पास उनका मास ज्यादा है, उनके पास चार्ज ज्यादा है, उनके पास एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जब वो टकराया तो उसमें डिफ्लेक्शन में काफी ज्यादा देखने को मिला। हमें क्या देखने को मिला कि काफी ज्यादा हमें डिफ्लेक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है, और ये चीज हमारे लिए शॉकिंग की बात थी, क्योंकि अभी तक हमने ये सोचा था कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे उसमें मतलब एटम में फैला हुआ होगा, तो जब कोई चीज टकराएगी तो वो ज्यादा मतलब हमें डिफ्लेक्शन देखने को वहां पर नहीं मिलेगा, डिफ्लेक्शन हमें यहाँ पर नहीं, लेकिन हमें वहां पर डिफ्लेक्शन देखने को मिला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर शुरू करते हैं, चलिए इसके बारे में अभी बात करेंगे, पहले हम उनके रिजल्ट्स और उनकी ऑब्जर्वेशंस देख लें, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस क्या थी, यानी उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का गोल्ड फॉइल का बम्बार्डमेंट करवाया, उन्होंने मारे उसमें, मतलब अल्फा पार्टिकल्स देखे, ठीक है, जितने भी वहां पर डाल सकते उतने मारे, तो वहां पर उन्हें क्या देखने को मिला, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस क्या थी, वहां पर क्या देख रहे थे। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बता, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है इसे। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है, ज्यादातर जो थे वो स्ट्रेट चले गए, ठीक है, मतलब यहाँ से आ रहे हैं पार्टिकल्स आपके, आ रहे हैं पास से गो थ्रू करके आ रहे हैं, पास से गो थ्रू करके आ रहे हैं, गो थ्रू करके। तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आपके स्ट्रेट पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, वो स्ट्रेट आपके एटम से पास हो गए। तो ये चीज भी आपकी काफी ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि अगर पॉजिटिवली चार्ज पूरा प्रेजेंट है एटम में, तो वो स्ट्रेट कैसे पास हो गए, थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्शन देखने को हमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपका प्रोटॉन भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और अल्फा पार्टिकल भी आपके पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब पॉजिटिव के पास आएगा तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन वो हमें यहाँ पर क्यों देखने को नहीं मिला, क्यों इतने सारे जो आपके जो मेजोरिटी के अल्फा पार्टिकल्स है वो क्यों स्ट्रेट चले गए, ठीक है, इसका जवाब आगे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी, some of the alpha particles were deflected by the मतलब थोड़े कुछ स्मॉल एंगल से, और सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appear to rebound मतलब टकरा के वापस आना, यहाँ टकराया और इसी पाथ से वापस, ये रिबाउंड है। तो 12,000 में से कोई एक ही पार्टिकल था जो कि रिबाउंड कर रहा था, और बाकी जो और पार्टिकल्स में काफी स्मॉल एंगल्स पे हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। काफी ज्यादा स्मॉल एंगल में क्या देखने को मिल रहा था, डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था। कुछ में कम डिफ्लेक्शन था, कुछ में बड़ा डिफ्लेक्शन था, और कुछ 12,000 में से कोई एक था रेयर, 12,000 में से कोई एक ही अल्फा पार्टिकल रेयर था जो कि वापस रिबाउंड कर गया, ठीक है। तो 3 ऑब्जर्वेशन, 3 हमें ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो हमने शुरू करा है, हमारा भी स्टार्टअप है, तो यहाँ पर क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी मतलब एडवांस तो है, बहुत ज्यादा एडवांस है,
लेकिन हम रेस्ट्रिक्टेड है ना उस चीज से, ठीक है। कहता है हमें सब चीजें नहीं आती ना, मुझे अगर पढ़ाना आता है तो मुझे हो सकता है वो चीजें ना आती हो, मुझे वो चीजें आती तो मुझे पढ़ाना ना होता, ठीक है। अगर दोनों चीजें आती तो मैं किसी तीसरे काम में खराब होता। तो अगर आपको कभी कभी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज सुनने को मिल जाया करे तो उसे समझा करो आप घर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हो ना, ठीक है, चिल कर रहे हो ना, आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, सब चीजें आपको घर बैठे मिल रही है। तो वो अगर मिल रही है तो थोड़ी बहुत जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, कोई मतलब कोई बाइक की आवाज आ रही है, कोई गाड़ी की आवाज आ रही है, कोई मशीन की चलने की आवाज आ रही है, क्योंकि एक ये सोसाइटी है, ठीक है, एक सोसाइटी में लोग रहते हैं, वहां पर काम चलता है, ठीक है। मैं इतना अभी हम उस पॉइंट पे नहीं है कि अपना खुद का ऑफिस हम डेवलप कर लें, एक स्टूडियो रूम बना लें पूरा, ठीक है। तो कुछ नॉइजेस होंगी बैकग्राउंड में, उन्हें आप थोड़ा इग्नोर करते हुए ही चलिएगा, ठीक है। हाँ, तो हमें क्या करना है अभी यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन हमें देखनी है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास कर गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स में कोई स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स एक लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट करे थे, ठीक है। और 12,000 में से कोई एक ही था, ठीक है, यहाँ पे 3 करना मुश्किल होता है, हाँ, 12,000 में से कोई एक ही था, मतलब इतना रेयर वो चीज थी कि जो कि रिबाउंड आपको देखने को मिल रहा है कि वो गया इस पाथ से और इसी पाथ से टकरा के वापस वो लौट गया, ठीक है। अब ये चीजें हमें क्यों देखने को मिल रही थी ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। रेफोर्ड ने क्या कहा था, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल, ठीक है, इनक्रेडिबल था और ये सब फरान लिमकाना, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है। यहाँ पर जरूरी क्या है कि इनकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी वो आपको पता होनी चाहिए, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। 3 ऑब्जर्वेशन है, बहुत आसान है, इन पे आप पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं चीजों से आएगा ये सब, जो मतलब जहां से बता रहा हूँ वहां अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन करेंगे, देख लेंगे कि वहां से क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा, क्या जो मैं कह रहा हूँ वो चीज है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, फॉलोइंग अ सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड कंक्लूडेड, अब उनके ऑब्जर्वेशंस थी। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि वहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करा तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहे थे, फिर उन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, अब हम आगे वो देखेंगे। ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। अब क्या थी ये हम भी देख लेते हैं जल्दी फटाफट। Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. अब अगर बिना डिफ्लेक्शन के, पहली ऑब्जर्वेशन कहते हैं बिना डिफ्लेक्शन के वो आपके मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स से पास हो गए। अब वो पास क्यों हो गए, अगर वो पास हो रहे हैं इसका मतलब वहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है, वरना वो डिफ्लेक्ट करते, तभी तो स्टेट पास हो गए। अब अगर वो स्टेट पास हो गए तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वहां पर आपको क्या देखने को मिला, कि वहां पर आपको ये देखने को मिला कि एटम की ज्यादातर स्पेस जो है एटम के अंदर, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है, इस वजह से अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। अगर एम्प्टी नहीं होती, कुछ भरी हुई होती, तो वहां पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता ही मिलता। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर आपकी क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस आपकी एटम के अंदर कैसी है, कैसी है, एम्प्टी है, कैसी है, एम्प्टी है। पहला आपका जो है हमारी पहली कंक्लूजन है, ठीक है। सेकंड आपको क्या है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्ट, बहुत कम पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए थे, इसका मतलब क्या है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है एक एटम के अंदर वो बहुत ही छोटी सी स्पेस में कंस्ट्रक्टेड है, एटम की ज्यादातर स्पेस खाली है, और जो क्योंकि हमें बहुत कम पार्टिकल्स में डिफ्लेक्शन देखने को मिला, और किसी किसी में स्मॉल डिफ्लेक्शन है, किसी किसी में लार्ज डिफ्लेक्शन है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि पूरे एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस तो खाली है, लेकिन एक बहुत ही छोटी सी जगह में, एक उसकी बहुत ही छोटी जगह में जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसका कंस्ट्रक्टेड है। क्या कंस्ट्रक्टेड है, पॉजिटिवली चार्ज, जो मतलब पॉजिटिव चार्जेस जो है एटम के अंदर वो एक बहुत ही छोटी सी स्पेस में कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है। ये आपका सेकंड कंक्लूजन है। थर्ड क्या है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, रिबाउंड गए थे, मतलब वापस अपने जिस पाथ से गए थे उस पाथ से वो वापस आ गए थे, इंडिकेटिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्जेस एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एटम। अगर अल्फा पार्टिकल्स आपके टकरा के रिबाउंड कर रहे हैं ना, वापस आ रहे हैं वो चीज, तो मोस्ट का मतलब क्या है कि वो आपके इतना मतलब किसी हैवी चीज से टकरा रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या है, हैवी चीज से टकरा रहे हैं। अगर टकरा रहे हैं हैवी चीज से, और क्या है वहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, अगर एक ही 2 या 3 प्रोटॉन होते तब वो रिबाउंड नहीं करता, वो डिफ्लेक्ट होता, रिबाउंड नहीं करता, डिफ्लेक्ट होता। लेकिन अगर वो रिबाउंड करा है, रिबाउंड का मतलब क्या हो गया कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ही वहां बहुत ज्यादा है, और वहां का मास भी बहुत ज्यादा है, वहां का वेट भी बहुत ज्यादा है। इस वजह जिस पाथ से वो गया उस पाथ से वो वापस लौट के आ गया, जिस पाथ से वो गया उस पाथ से वो वापस लौट के आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, इसमें आप ये देख पा रहे हो ये चीज क्या है आपकी, ये आपका रिबाउंड है। रिबाउंड मतलब जो आपका पॉजिटिव चार्ज हमने देखा था ना, छोटी सी स्पेस में कंस्ट्रक्टेड है, वो छोटी सी स्पेस में भी कंस्ट्रक्टेड है, और सारा का सारा मास पूरे एटम का भी वहीं पर कंस्ट्रक्टेड है, वहीं पर आपका क्या है, कंस्ट्रक्टेड है। ये 3 हमारे कंक्लूजन थे, आपको पता होना चाहिए कि एटम की सबसे पहली क्या है, एटम की स्पेस क्या है, सबसे ज्यादा खाली है, मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है एटम के अंदर, एम्प्टी है।
जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो एक बहुत छोटी जगह में कंस्ट्रक्टेड है, और जो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी एटम का मास है, वो एक सेंटर में बीच में एक छोटी सी स्पेस में कंस्ट्रक्टेड होता है। ये 3 कंक्लूजन हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से देखने को मिले थे। ठीक है, अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल उनके मतलब उन्होंने कुछ फॉलोइंग फीचर्स दे दिए। उन्होंने हाथ के हाथ क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट कराओ, हाथ के हाथ ही मॉडल भी निकाल दिया। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट करो, बताओ कंक्लूजन कि एटम के अंदर स्पेस कैसी नहीं है, पता चल गया, मॉडल बनाओ। ठीक है, कोई टाइम वेस्ट नहीं है। मॉडल कैसे बनाया? देयर आर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस अगर की बात हो रही है तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पर सबसे किसने बात की न्यूक्लियस की? रदरफोर्ड ने बात करी। अगर इन्होंने सबसे पहले बात कर दी, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, जे थॉमसन क्या था आपका? इलेक्ट्रॉन। ई गोस्टिन क्या था आपका? प्रोटॉन। न्यूक्लियस आपका क्या हो गया? रदरफोर्ड। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, वो चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बात कह रहा हूँ, अच्छा यहाँ पर हमें ये चीज डिस्कस नहीं करी कि ये जो नाम है, जो आपके साइंटिस्ट के नाम है, ये हो सकता है आपको यहाँ कुछ और दिख रहे हैं, कहीं और कुछ दिखें। ठीक, यहाँ कुछ और दिख रहे हैं, कहीं और कुछ दिखेंगे। आप मुझसे ये आके मत कहना कि सर हमें वहां ये दिखा हम वहां ऊपर चल रहे, नहीं। जो एनसीईआरटी में आपके है, जो नाम दिया हुआ है, जिसके साथ मिलकर दिया हुआ है, वो ऑल द बेस्ट। ठीक है, जाओ उसके साथ जाओ, आंख बंद करो उसके साथ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। बुक को सही गलत कहना बहुत ही बेकार चीज है। ठीक है, वो मैं नहीं कह सकता। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी किताब को कहूँ कि ये चीज किताब गलत है, किताब सही है, किताब सारी सही है। ठीक है, मैं किसी भी किताब को गलत नहीं कह रहा। मैं बस आपको ये कह रहा हूँ कि अलग अलग जगह आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम है, एग्जाम में आपकी एनसीईआरटी को उन्होंने बेस माना है, तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वही सत्य है। जो एनसीईआरटी में लिखा है वही सत्य है। सत्य के आगे आपको कुछ देखना नहीं है, आंखें बंद करो, सत्य पे विश्वास करो। ठीक है, और आप कुछ नहीं कर सकते। बहसबाजी कर सकते हो, बहस करने को पूरे दिन बहस करो, क्या फायदा होगा उससे? ठीक है, कह रहे हैं वो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस मान लो, कह रहे हैं वो गोल्डस्टीन ने आपका प्रोटॉन डिस्कवर किया, मान लो, क्या जा रहा है आपका? आपको तो एग्जाम क्रैक करना है ना। ठीक है, जब आगे बढ़ जाओ, बीएससी एमएससी करने लोगों, तब उन चीज पर डिबेट करना कि नहीं ये इसने ये किया था, उसने वो किया था। अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। अभी मेन फोकस क्या है? एग्जाम क्रैक करना, उस चीज पे ध्यान दो। ठीक, अच्छा मैं 1 मिनट पॉज कर रहा हूँ, मैं अपना ये चार्जर ले आऊँ उसका, वरना ये बंद हो जाएगा। 1 सेकंड रुकिए। हाँ भाई चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लगा लिया मैंने इसमें चार्जर वगैरह जो भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे हमने क्या देखा कि जो आपका पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, उस रदरफोर्ड ने क्या कहा? न्यूक्लियस का। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस क्या दिया, मान लो। ठीक है, आगे उसमें बहस करने की जरूरत नहीं कि किसी और ने न्यूक्लियस कहा था, फिर उन्होंने डिस्कवर किया था, कुछ भी नहीं। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा, उसे हम मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। इन्होंने क्या कहा कि सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करता है। क्या करता है? सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करता है। ठीक है, ऑर्बिट्स ऑर्बिट कुछ नहीं कहा, कोई इन्होंने मूवमेंट का नहीं बताया। उन्होंने क्या कहा? सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। So the size of the nucleus is very small as compared to the size of atom. ठीक, उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस का साइज है एटम के साइज से वो क्या होता है? काफी ज्यादा छोटा होता है। क्या होता है न्यूक्लियस का साइज? काफी ज्यादा। एटम साइज ऑब्वियसली ना छोटा होता है ना, बीच में हमने देखा ना कंस्ट्रक्टेड है, बीच में सारा बहुत पॉजिटिव जितने भी चार्जेस हैं वो सब बीच में है, मास सारा बीच में है, तो वो सब चीज क्या है? वो आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस आपका भाई छोटा ही होगा ना एटम से, एटम के अंदर है, बीच में छोटा सा, वो छोटा ही होगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, आप समझ जाओ। तो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है, सब सेंटर में है, उसका साइज एटम से बहुत छोटा है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स उसके मतलब उसके आसपास क्या होते हैं कि क्या होते हैं? सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, यानी घूमते हैं। ठीक, अब ड्रॉबैक क्या थे इनके? ठीक है, फेलियर नहीं कहेंगे, फेलियर सुनने में अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, ना कहने में अच्छा लगता है। हम क्या बात करेंगे? अब ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। The revolution of electron in a circular orbit not expected to be stable. Any particular circular orbit would undergo acceleration. During acceleration, charged particles will radiate energy. और एनर्जी रेडिएट करेंगे, वेल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज कर जाएगा, घुस जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं आपको एक डायरेक्टली समझ आता हूँ। ठीक है, ये आगे मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, और ये हमारा ये काला सा ये इलेक्ट्रॉन है। अरे 1 सेकेंड, ये काला सा हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये हमने क्या करना है, अगर सर्कुलर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे जा रहा है, सॉरी अच्छा नहीं बनाई, ठीक है, ये खाली स्पेस में फिर से बनाते हैं। मान लेते हैं ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, और ये आपका मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है। अब यहां पर क्या होगा कि अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट मतलब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा, मतलब सर्कुलर पाथ किसी के आसपास कोई भी पार्टिकल घूम रहा है या फिर कोई भी चीज अगर सर्कुलर उसमें मूव कर रही है, तो वो चीज एक्सेलरेट करती है। वो चीज क्या करती है? एक्सेलरेट, यानी उसकी अपनी स्पीड बढ़ती है।
या तो एक्सेलरेट करेगी, डिएक्सेलरेट करेगी, लेकिन वो चीज जब भी आपके गोल 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 घूमेगी तो वो चीज क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। जैसे ही कोई भी चीज एक्सेलरेट करेगी, जो भी किसी भी चीज की स्पीड बढ़ेगी, तब वहां पर उससे क्या होगा, उससे एनर्जी रेडिएट होगी। क्या होगी, एनर्जी रेडिएट होगी। अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल 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 घूम रहा है पॉजिटिव चार्ज के आसपास, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। अब ये क्या होगा, आपका क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा। अब ये चीज घूम रही है घूम रही है, लेकिन ये घूम के साथ क्या हो रही है, एक्सेलरेट भी कर रही है, तो इसका पाथ छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। अब जो भी चीज एक्सेलरेट करेगी वो भी एनर्जी क्या करेगी, रेडिएट करेगी, यानी अपने अंदर से एनर्जी क्या होगी, बाहर एनवायरनमेंट को देगी, अपने अंदर से एनर्जी को, अपने अंदर से एनर्जी क्या होगी, बाहर निकालेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन से घूमता रहेगा और अपनी एनर्जी बाहर निकालता रहेगा निकालता रहेगा निकालता रहेगा, तो एक टाइम आएगा जब घूमते 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 वो न्यूक्लियस के अंदर जाके ही मिल जाएगा, और वहां पर आपका एटम क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वहां पर एटम क्या होगा, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इससे आपको पता चला कि स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही है? नहीं, इनका भी ड्रॉबैक क्या था कि ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे। ये किसको नहीं बता पाए थे, ये स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, ये इनका ड्रॉबैक था। तो रदरफोर्ड के मॉडल का क्या ड्रॉबैक था कि स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे, क्योंकि जो जी चीज एक सर्कुलर पाथ में रोटेट या फिर रिवॉल्व करेगी, वो चीज क्या करेगी, एनर्जी को रेडिएट करेगी। क्यों कर रही है, क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रही है। कोई भी चीज घूम रही है गोल गोल, तो वो एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट कर रही है तो वो एनर्जी को अपने अंदर से बाहर निकालेगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेट करना है तो उसमें एनर्जी लगानी है, तो एनर्जी बाहर निकालनी है। एनर्जी आप बाहर निकाल ले, एक्सेलरेट कर रहे हो, तो धीरे धीरे पाथ छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, वो एक टाइम पे जाके वो क्या हो रही है, उसमें न्यूक्लियस में मिल जा रहा है, यानी एटम अब खत्म हो जा रहा है। क्या ऐसा होता है क्या, मान लो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर कभी वहां से कुछ फूटने की आवाज आ रही, कभी यहाँ से कुछ खत्म होने की आवाज आ रही, कुछ वहां से आवाज आ रही खत्म होने की, ऐसा होता है? नहीं होता ना। सब चीजें अपनी जगह पे स्टेबल है। आज से 10 साल बाद देखोगे तो भी ऐसे छोड़ दो तो भी ऐसी से सेम स्टेबल रहेगी। अरे तो नहीं, एटम खत्म हो जाता है कि वहां खत्म हो रहा है, अब यहाँ खत्म हो रहा है, वहां खत्म हो रहा है। तो ये जो उनकी चीज थी, उनका मॉडल था रदरफोर्ड का, वो चीज ये स्टेबिलिटी एटम की नहीं बता पाया था कि वो एटम स्टेबल कैसे है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, यानी नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो स्टेबल कैसे है ये अभी तक हमें पता नहीं चल पाया था, और यही रदरफोर्ड के मॉडल का क्या था, ड्रॉबैक था। तो उसके बाद हमारे बोर भाई साहब आए थे, तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने भी एक मॉडल दिया था। इनका मॉडल क्या था, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed to inside the atom while revolving in discrete orbits the electron do not radiate energy। ठीक है, अब discrete orbits, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं रेड से कर लेता हूँ उसे, एक सेकंड रुकिए, ब्लैक कलर पसंद नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्या नाम था, इनका नाम था नील्स बोर। इनका नाम क्या था, नील्स बोर। इन्होंने आके एक मॉडल दिया रदरफोर्ड के मॉडल के जैसा। उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं गोल गोल, लेकिन उनकी एक अपनी अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स हैं, उनकी एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। और क्योंकि वो अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, इसलिए वो एक्सेलरेट नहीं कर रहे, तो एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहे हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, उनकी सबकी अलग अलग ऑर्बिट्स हैं हर इलेक्ट्रॉन की, कुछ हाई एनर्जी की होंगी, कुछ लो एनर्जी की होंगी, लेकिन सबकी अपनी अलग अलग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं। अभी आपको पीछे से आवाज आ रही होगी, लेकिन उसको क्या इग्नोर करना, इग्नोर करके आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि हर एटम के अंदर कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं जो नील्स बोर ने कहा, और उन्हीं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, उन्हीं अलग अलग ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो नील बोर ने कहा था हमारे, और नील बोर ने इनकी बात ठीक थी। उन्होंने कहा था कुछ डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, उन्होंने क्या नाम दिया, NMLKN, सॉरी उन्होंने क्या नाम दिया, KLMN, आप यहाँ पर जान सकते हो। ठीक है, क्या उन्होंने क्या नाम दिया था, 1 2 3 4 कह दो कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। अब उन्होंने शेल से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी आपको शेल सुनने को मिल जाएगा। ये क्या है, हमारे जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, हमने क्या कह दिया, शेल कह दिया, कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन से हमारे शेल से। तो या तो आप कह दो कि उनका नाम दे दो 1 2 3 4 शेल, ठीक है, या फिर KLMN। ठीक है, क्या कहा, 1 2 3 4 या फिर KLMN, ये हमारे क्या है, ऑर्बिट्स का नाम है, और इनके नाम पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अब मुझे नहीं पता, जब मैं वीडियो बनाने खड़ा होता हूँ तब ये मशीन्स मेरे घर के आसपास क्यों चलने लगती हैं, इनके घर के में काम चल रहा है वो करने लगते हैं। चलिए खैर, उस चीज़ में हमें ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है इस चीज़ पर। अगर मेरा रोजा हो तो मैं यहाँ पर खड़ा होकर आपको पढ़ा सकता हूँ, और मैं आपकी पूरी तैयारी कर, मतलब दिन में नहीं होता ना एक वीडियो है, दिन में 4 5 6 7 8 वीडियोस होती हैं शूट करने के लिए। अगर मैं खड़े होकर वो चीज़ कर सकता हूँ रोजे में ही, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप भी लोग भी छोटी बहुत नॉइजेस को मतलब इग्नोर कर सकते हो।
ठीक। तो या तो उनका नाम आप दे दो KLMN दे दो, ठीक है, जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं आपकी, या फिर उन्हें 1 2 3 4 कह दो, बात एक ही है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये नील्स बोर की बस इतनी ही बात है। नील्स बोर ने क्या कहा था, बस उन्होंने शेल्स को क्या नाम दिया, KLMN या फिर 1 2 3 4, उतना आपको जानने की जरूरत है और उतना ही आपके लिए काफी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, न्यूट्रॉन्स की। फिर हम किसकी बात करते हैं, हम न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स में यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा नाम किसका आएगा, जेम्स चैडविक। किसका नाम आएगा, जेम्स चैडविक। अच्छा, एक और चीज कि अभी तक आपके यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की बात हुई नहीं थी, किसने डिस्कवर किया है, जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन किया था। गोल्डस्टीन ने क्या किया था, गोल्डस्टीन ने आपके प्रोटॉन डिस्कवर किया था, ठीक है। रदरफोर्ड की बात है, रदरफोर्ड के क्या नाम आया था वहां पर, आपका न्यूक्लियस का नाम आया था, ठीक है। अब जब न्यूट्रॉन्स का नाम आया तो न्यूट्रॉन्स का नाम क्या आ रहा है यहाँ पर, जेम्स चैडविक। क्या है यहाँ पर, जेम्स चैडविक, और इनका आप अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। जेम्स चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। यहाँ से आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। तो आपको न्यूट्रॉन्स में क्या, किसका नाम ध्यान रखना है, आपको न्यूट्रॉन्स पर ध्यान नाम रखना है जेम्स चैडविक का। किसका नाम ध्यान रखना है, जेम्स चैडविक का। ईयर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ईयर आपको ध्यान रखना, आप यहाँ को न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किए थे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो। अब न्यूट्रॉन्स आपके कैसे होते हैं, आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और उनका मास जो होता है प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। आपके क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और उनका मास क्या होता है, प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी किस क्या होते हैं आपके, ये भी प्रोटॉन के साथ साथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। हमने बात की ना, गोल्ड फॉइल में सारा का सारा मास बीच में है, तो बीच में प्रोटॉन है वो भी मास है, और न्यूक्लियस है, और सॉरी न्यूट्रॉन्स हैं उनका भी मास है। जितना आप अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है, तो न्यूट्रॉन का मास भी कितना होगा, 1 यूनिट ही होगा। न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, 1 यूनिट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेम्स चैडविक है, इनका नाम आप ध्यान रखो, न्यूट्रॉन्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, मैं नजर पड़ गई, वैसे इन क्वेश्चन में सब क्वेश्चन पे नजर मारेंगे, वो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो किस में, डाउट क्लास में, ठीक है। helium atom has another atomic mass of 4 unit and has 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? ठीक है। तो आपको पता है कि सारा का सारा मास किससे मिलके बनता है, सारा का सारा मास किससे मिलके बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करोगे, सारा का सारा आपका जितना भी मास होगा वो बन जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का। तो अगर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से आपका सारा मास बन रहा है, और आपका सारा मास किसके बराबर है, 4 यूनिट्स के बराबर। अगर प्रोटॉन है तो उसका मास भी हम 1 यूनिट लेते हैं, न्यूट्रॉन है तो उसका मास भी हम 1 यूनिट लेते हैं, ठीक है। अब 4 यूनिट मास है, 4 में से 2 आपके प्रोटॉन का, तो बचा कितना, 2, तो 2 ही आपके न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ये सब क्वेश्चंस में कराऊंगा। और ये तो कुछ नहीं है, हीलियम तो कुछ भी नहीं मैंने पूछा, हम आगे भी जाएंगे। आपको सोडियम में जाओ, आप कैल्शियम जाओ, कुछ भी कोई सा भी एलिमेंट उठाना, वहां पर हम उस एलिमेंट में निकाल के देखेंगे कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, सब चीजें उसमें हम निकाल के देखने वाले हैं, सब चीजें हम उसमें निकाल के देखने वाले हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, उन स्पेसिफिक रूल्स का क्वेश्चन आएगा, उन स्पेसिफिक रूल्स को हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर वेयर n इज द ऑर्बिट एनर्जी ऑफ द, मतलब यहाँ पर क्या है आपका 2n स्क्वायर से आपको दिया हुआ है, 2n स्क्वायर मतलब कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो पता चलेगा आपको 2n स्क्वायर रूल से। और n की जगह पे क्या लिखोगे, कौन से नंबर का चलेगा, 1 में है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो ये चीज, इससे बेहतर क्या रहता है, आप बस ये ध्यान रख लो कि हाँ 2n स्क्वायर की यहाँ बात हो रही है, कुछ 2n स्क्वायर है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो यहाँ पर मैक्सिमम होते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन उससे कभी निकालना मत, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा उससे, ठीक है। ध्यान रखो, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ठीक है। पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें 8 आ सकते हैं, ठीक है, 2, 8, 18, 32, ठीक है, 2, 8, 18, 32, ये आप ध्यान रख लो। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, सेकंड शेल में कितने आ सकते हैं, 8, थर्ड शेल में 18 और फिर 32, ठीक है। 2, 8, 18, 32, ये आप ध्यान रख लो, ये आप रट लो, ये आप याद कर लो, या आप मन में बिठा लो, या आपने माथे पे लिख लो, जो करना है करो, लेकिन ये ध्यान रखो, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 32। यार ये मशीन बहुत परेशान कर रही है मुझे, सच में बहुत गुस्सा दिला रही है। चलिए खैर छोड़े, आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट शेल में आपका क्या है, 2, फिर सेकंड है 8, फिर है 18, फिर है 32, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, 2, 8, 18, 32। ठीक है, अभी तो देखिए शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है अभी थोड़ा नॉन प्रोफेशनल लग रहा होगा ये चीज, जाहिर मुझे भी ये चीज महसूस हो रही है, लेकिन ये चीज हम जल्द से जल्द ये चीज रिजॉल्व कर देंगे। हम यहाँ सबसे दूर जाके सब
शोर शराबे दूर जाके हम पढ़ाई करेंगे ताकि शांति से पढ़ाई कर पाए, ठीक है, मुझे भी गुस्सा ना आए और उससे आप लोगों का भी इरिटेशन ना हो, ठीक है। तो पहले शेल में क्या है 2 है, सेकंड शेल में 8 है, थर्ड शेल में 18 है, फिर फोर्थ शेल में क्या है आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ये क्या है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं वो चीज है। जैसे किससे पता चलता है आपको 2n² से, यहाँ से भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो मतलब अगर यहाँ से कहीं आसपास से क्वेश्चन आएगा तो इस चीज से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम क्या है, the maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। outermost orbit मतलब जैसे कि अगर मान लेते हैं हम अब हम बात करते हैं कोई सा भी वो उठाते हैं, हम एलिमेंट उठाते हैं कोई सा भी, जैसे कि मान लो आप क्या उठाओगे, यहाँ पर आपको दिए हुए बहुत सारे, मान लेते हैं हमने नाइट्रोजन उठा लिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन इनके लिए आपको इनका थोड़ा बहुत एटॉमिक नंबर भी याद करना पड़ेगा। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एटॉमिक नंबर जो याद करो वो 20 तक आराम से याद कर लो, ठीक। तो हम अगर किसी भी एलिमेंट की यहाँ पर बात करते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर आप ले रहे हो, ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट, ठीक है, इररेस्पेक्टिव चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे कैसा भी है, उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में, उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रख लो, ठीक है। अब ये सब चीजें जो डिटेल में क्वेश्चंस वाली है ना, ये सब हम डाउट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम देखें हमारी थ्योरी में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी रात में होगी, आपको टाइम पता चल जाएगा, वो चीज हम रात में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम, हमारे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस इनर शेल्स आर फिल्ड। अब यहाँ पर क्या है, क्या आप शेल्स है, मान लेते हैं 1 2 3 4, किसी में किसी मतलब एटम में यानी कोई आपका एलिमेंट है उसमें आपके 4 शेल्स हैं, उसके एटम में 4 शेल्स हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब जब तक ये फर्स्ट वाला फिल नहीं होगा तब तक सेकंड वाला फिल नहीं कर सकते, जब तक सेकंड फिल नहीं होगा तब तक थर्ड वाला फिल नहीं कर सकते, थर्ड फिल होगा तब तक फोर्थ फिल नहीं कर सकते। यानी आप चलते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी अंदर से जब तक शेल्स फिल करने स्टार्ट नहीं होंगे तब तक आप बाहर के फिल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपने पहला वाला सेकंड छोड़ा थर्ड भर दिया, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जाओगे, छोटे से लेकर बड़े शेल तक जाओगे और सबसे पहले हमने कंप्लीटली फिल करते हुए जाओगे। और एक और चीज, मतलब वही चीज जो आपकी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट शेल में रह सकते हैं वो होते हैं 8। वो कितने होते हैं आपके, वो होते हैं 8। ये कुछ फर्स्ट 18 आपको एलिमेंट्स का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये सीन, इन चीजों को हम जो भी है वो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर इन्हें ऐसे देखना, इन्हें ऐसे एक्सप्लेन करना कोई बात वहां नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं वैलेंसी की, ठीक है। वैलेंसी बिल्कुल घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी घुमा फिरा के बात नहीं करनी है, डायरेक्ट बात करते हैं कि वैलेंसी होती क्या है, ठीक है। यहाँ पर कहीं आपको इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वैलेंसी की, ओके, कहीं लिखिए पता नहीं, हाँ ये लिखिए, इन अदर वर्ड्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी, ठीक है। किसी भी एटम से, ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको कहानी नहीं पढ़ के सुनाऊंगा इसमें। वैलेंसी क्या है, सुनो मेरी बात, ध्यान देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखना बंद करो, ठीक है, फोकस करो। एटम है, ठीक है, कोई भी एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में बात करी थी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या है, वो चीज कहां से आ रही है, अगर किसी भी एटम को मोस्ट स्टेबल होना है, किसी भी एटम को मोस्ट स्टेबल होना है तो वो चीज क्या होगी आपकी, वो चीज क्या होगी, उसमें जब तक उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो मोस्ट स्टेबल है। चाहे वो कोई भी एटम है, चाहे वो कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या है आपका, वो आपका क्या है, मोस्ट स्टेबल होगा। 8 से कम है, 8 से ज्यादा है तो वो उतना स्टेबल नहीं माना जाएगा। केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम आपका मोस्ट स्टेबल एटम माना जाएगा, तो वो एटम आपका मोस्ट स्टेबल एटम माना जाएगा। ये बात आप लिख के कहीं पर रख लो अच्छे से, ठीक है। अब ये बात हो गई कि मोस्ट स्टेबल कोई भी एटम कब होगा, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कोई भी एटम सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा, उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है कि सभी के आपस में 8 होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इस वजह से जो हमारे एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, यानी कंबाइंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए मिलते हैं। जैसे कि आप देखोगे ऑक्सीजन मिलता है आपको, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये देखो ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, इसके आउटर मोस्ट शेल में आप गिनो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, ठीक है। कितने यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 है, तो 6 क्या स्टेबल बनाएगा ऑक्सीजन को, नहीं बनाएगा।
तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी अपने पास वाले ऑक्सीजन के शेयर कर लेता है, यानी 2 ऑक्सीजन आ गए, इसने इसका 2 शेयर कर लिया, इसने इसके 2 शेयर कर लिया, दोनों इन दोनों के पास शेयर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये खुद के पास नहीं लेके आ गए, इनके शेयरिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो कोई भी जितने भी हमारे सारे एटम्स है, देखो हर कोई अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी मतलब चाहता है, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, हर इंसान को चाहिए। ऐसे ही हर एटम को भी अपने लिए स्टेबिलिटी चाहिए। अगर इंसान की स्टेबिलिटी क्या है वो उसके डिपेंड करेगी हर पर्टिकुलर इंसान के लिए, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री में एक खास चीज है कि स्टेबिलिटी क्या है हर एटम के लिए, कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहे किसी से इलेक्ट्रॉन लेके आए, चाहे किसी के साथ शेयर करके आए, चाहे किसी से बॉन्ड बना के आए, चाहे कुछ भी करके आए, लेकिन वो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और वो सबके लिए ही एक जैसा है, और वो सारे ही एटम के लिए एक जैसा है। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन वाली चीज को पूरा करने के लिए, इस 8 इलेक्ट्रॉन वाली चीज को पूरा करने के लिए कोई भी एटम क्या करता है, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा या किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, किसी को इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, या फिर क्या करेगा, या फिर वो शेयर कर लेगा, ठीक है। अब वो पॉसिबिलिटीज क्या है, आपके पास पॉसिबिलिटीज ये हैं कि किसी के आउटर मोस्ट में, किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 या 4 हो सकते हैं, ठीक है। जब 1 2 3 की बात करते हैं, 4 आज जब आप 10th में पढ़ोगे ना कार्बन वाला, वहां बात करेंगे, ठीक है। या तो 1 2 3 हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 4 मान लो, चलो आप कहोगे कंफ्यूज खामा खाओगे, या फिर 5 6 7 और 8 हो सकते हैं। सॉरी 8 तो आपका मैक्सिमम हो गया ना, ठीक है। ये तो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 5 6 7 हो सकते हैं। अगर किसी भी एटम में, अगर देखो इररेस्पेक्टिव, हम अगर 4 को थोड़ा हटा के बात करेंगे, इसको थोड़ा हटा के बात करेंगे, 4 को मैं हटा देता हूं अभी के लिए, ठीक है। अगर किसी भी एटम में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, किसी भी एटम में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अगर उसे गेन करना है तो उसे बहुत, जैसे कि 1 है तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, 2 है तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 3 है तो वो और क्या 5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 1 है तो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन गेन करना किसी भी एटम के लिए, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इतनी एनर्जी किसी के पास भी नहीं होती कि वो इतना एक्सपेंडिचर कर पाए, इतने वो मतलब इनके पास इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर पाए। तो वो क्या करते हैं कि उनके पास जो एक दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट शेल में, उन्हें वो अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं, अपने अंदर से बाहर निकाल देते हैं। यानी 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो जो चीज है वो अपने अंदर से बाहर निकाल देंगे। यानी कि कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 1 2 3 है तो वो क्योंकि गेन बहुत सारे करने हैं लेकिन निकालने कम पड़ेंगे, गेन बहुत सारे करने पड़ेंगे लेकिन निकालने कम करने पड़ेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या कर देते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं। अगर किसी भी एटम के अंदर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर किसी भी एटम के अंदर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके लिए गेन करना आसान है, उनके लिए गेन करना इलेक्ट्रॉन आसान है, वो लूज करना नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि 5 6 7 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर वो गेन कर लेंगे 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स तो उनके लिए काफी इजी वो चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 6 7 में क्या है कि उनके लिए गेन करना अफोर्डेबल उतना मतलब है, और लेकिन लूज करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लूज नहीं करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, वो लूज कर देंगे इजीली। लेकिन अगर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ आपके एटम्स हैं इनके पास आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लूज कर देते हैं। कुछ आपके एटम्स ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो गेन कर लेते हैं, क्योंकि इतना फीजिबल इतना अफोर्डेबल उनके लिए नहीं है कि वो उन्हें लूज कर दे, ठीक है। पूरी जितनी भी कहानी थी, हम किस लिए कहानी कर रहे थे, वैलेंसी के लिए। अब वैलेंसी का मतलब क्या है, कोई भी एटम, आई रिपीट, कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए या फिर अपना ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। आप समझे मेरी बात, आप समझे मेरी बात। कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने आप को मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए या तो वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन या वो लूज करेगा, या तो वो गेन करेगा या वो लूज करेगा। अभी गेन और लूज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन या लूज कर रहा है
वो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके मतलब वही नंबर क्या होगा, उसकी वैलेंसी होगी। जैसे कि ऑक्सीजन के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। फ्लोरीन के पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 1 गेन करेगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, इसकी वैलेंसी जैसा बोरॉन के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अपना ऑक्टेट या फिर ऑक्टेट, चलो ये वाली बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, यहाँ बोरॉन वाली छोड़ो। अच्छा एल्यूमिनियम देखो, इसके पास लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपना ऑक्टेट यानी अपना 8 वाला पूरा करने के लिए, तो इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। और सोडियम की कितनी वैलेंसी हो गई, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। समझा वैलेंसी क्या होगी, कोई भी एलिमेंट जितने भी एटम को गेन या लूज कर रहा है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। सेम गोज फॉर आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाला टाइप, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, लूज कर रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर पा रहा है, वो इसकी वैलेंसी होगी। जैसे कार्बन की वैलेंसी आप क्या होती है, कार्बन के पास 4 है, तो ना तो ये लूज कर सकता है ना ये गेन कर सकता है, तो ये क्या करता है, शेयर करता है। क्या करता है, शेयर करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है, क्या करता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अच्छा ये नियॉन है, ये आर्गन है, ये सब हमारी क्या है, इनका ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली क्यों लाएंगे और इलेक्ट्रॉन क्या क्यों ही लूज करेंगे, इनका ऑक्टेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी इनका ऑक्टेट क्या है, पूरा है, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंसी की हमारी बात हो गई। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है इसमें। अच्छा यहाँ पर जो आपकी जो 2-3 चीजें रह गई, इसे हम उसमें आप मतलब मैं किसी एक छोटा टॉपिक वाइज आपका इस सेशन ले लूंगा, उसमें मैं कंटिन्यू कर लूंगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई, 1 घंटा 5 मिनट की वीडियो हो गई है। ये वीडियो यहीं पर हम खत्म करके यहीं पर रोक के मैं आपसे कहूंगा कि जो भी चीजें रह गई हमने डाउट क्लास में पूरी कर लेंगे, और यूट्यूब के लिए मैं एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाकर 10-15 मिनट की जो भी जितने भी टॉपिक्स हमारे रह गए उसे मैं एक्सप्लेन करके यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, जो भी बच्चे हमसे एनरोल्ड हैं वो अपने डाउट क्लास में बिल्कुल आज प्रेजेंट रहें, आज उनकी इस चैप्टर को लेकर जितने भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं उस टाइम में उतने क्वेश्चन हम करेंगे, तो उस चीज के लिए आप वहां पर प्रेजेंट रहें। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार से पूरा चैप्टर हम खत्म करें। अब क्योंकि 1 घंटा 5 मिनट हो गया, मैं और मुझे 15-20 मिनट लगेंगे चैप्टर खत्म करने में, तो वो चीज़ हम नहीं करते हैं, एक छोटा टॉपिक बना के अलग से डाल देंगे, बाकी जो चीज़ें आपकी डाउट क्लास में हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अपने इस क्वेश्चन सेशन में या फिर डाउट सेशन में आप प्रेजेंट रहें, उसे स्किप ना करें। उसे स्किप करेंगे फिर मुझसे मत कहिएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर आप बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं तो आपसे हो नहीं रहे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप और लोगों तक भी इस चीज़ को पहुंचाइए। हम कोशिश करेंगे कि इसे 2 महीने में हम आपका पूरा ये वाला कोर्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए और अपने डाउट सेशन में जरूर प्रेजेंट रहिएगा। ठीक है, चलिए बाय।